हे गाइस, कहानियों के अनमोल एहसास में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्यार की इंसानी एपिसोड नंबर 23। सारी सिंगानिया परिवार हॉल में बैठे हुए थे। उसके सामने वाले सोफे पर प्रकाश दत्त और उसकी पत्नी शिखा दत्त बैठे बातें कर रहे थे। अर्जुन शांत बैठा हुआ था और अनुराग के साथ सभी अपनी बातों में मगन होकर हंस रहे थे। प्रकाश दत्त अरुणी देवी को देखते हुए कहते हैं, हमें तो अब भी विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि पूरे शहर की मशहूर सिंगानिया परिवार रिश्ता लेकर आए हैं। विशाखा प्रकाश की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, जी हमें भी ये बात बहुत खटक सी रही है। विशाखा बीच में ही कहती है, रिश्ते में ऊंच नीच खानदान कोई मायने नहीं रखता, बस दिल से रिश्ता बनना चाहिए। अरुणी देवी मुस्कुराते हुए कहती है, सही कहा विश ने, रिश्ते पैसों के मोहताज नहीं होते। ये सुनकर प्रकाश और शिखा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। शिखा कहती है, हमारी बेटी बहुत खुशनसीब है कि उनका रिश्ता आपके खानदान से जुड़ रहा है। काव्या सभी की बातों को बहुत ही गौर से सुन रही थी। उसकी जहन में बस प्रीत की मोहब्बत ही घूम रही थी। वह अर्जुन को देखती है जो सिर झुकाए बैठा हुआ था। बातें हो ही रही थी कि सीढ़ियों से छन छन पायल की आवाज करती पिंक कलर की साड़ी पहने हुए लड़की चेहरे पर शांत भाव लिए उतरती है। उसने अपनी पलकें झुकी हुई रखी थी। उसके साथ दो लड़कियां भी साथ में उतर रही थी। अर्जुन को देख छोड़कर सबकी नजरें उस लड़की की तरफ चली जाती हैं। जैसे ही अनुराग रूहान उसे देखते हैं तो उसके होश उड़ जाते हैं। ये लड़की कोई और नहीं, सपना थी। अनुराग तो सपना को खूबसूरती में पूरी तरह से खो जाता है। सपना सबके पास जाकर सोफे पर पलकें झुका ही बैठ जाती है। एक नज़र तक किसी को नहीं देखती। प्रकाश सपना से सबको इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं, ये हमारी बेटी सपना दत्ता। सपना पलके उठाकर अपने पापा को देखती है तो प्रकाश कहते हैं, और बेटा ये अरुणी देवी सिंगानिया और उसका परिवार। सपना अपनी जगह उठकर अरुणी देवी, पृथ्वीराज, विशाखा और मायावती के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। सब मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देते हैं। अनुराग जो सपना में पूरी तरह से खोया हुआ था उसे काव्या नोटिस कर लेती है। अब तक अनुराग हंसते हुए सबसे बातें कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने सपना को देखा इतना शांत हो गया कि जैसे वह हंसना भूल ही गया हो। काव्या कभी अनुराग को देखती, कभी सपना को तो कभी अर्जुन को। अर्जुन तो ऐसे बैठा था जैसे उसे होश ही ना हो कि यहाँ उसके रिश्ते की बात चल रही है। अनुराग जो सपना को देख रहा था, उन्हें जब एहसास होता है कि सपना अब उसके भाई की बनने वाली है तो उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें दिखने लगती हैं। तभी रुमानी थोड़ी धीरे से कहती है, भाभी कितनी क्यूट है ना, मुझे तो बहुत पसंद आई। रुमानी के बोलते ही अनुराग सबको देख अपनी दर्द छुपाते हुए मुस्कुरा देता है। रूहान को अनुराग के लिए बहुत बुरा लगता है। शिखा अर्जुन और सपना को देखते हुए कहती है, हमारी बात तो होती रहेंगी, बच्चों को भी हमें अकेले बात करने के लिए छोड़ना चाहिए। सपना जब ये सुनती है तो उसकी नजरें सामने की तरफ चली जाती है। जैसे ही नजरें सामने जाती हैं उसकी नजर अनुराग की नजरों से टकरा जाती है। सपना हैरानी से अनुराग को देखती है। दोनों की नजरें मिलती है तो मिलती ही रह जाती हैं। सपना अनुराग की आंखों में गुमसी हो जाती है, वही अनुराग भी सपना की आंखों में खो जाता है। लेकिन बहुत देर तक उनका नजरों में खोना नहीं चलने वाला था। सपना के सामने खड़ी उसकी दोस्त झुककर उसके कान में कहती है, सपना तू गलत आंखों में खोने की कोशिश कर रही है, हमारे होने वाले जीजू वो नहीं है। कहते हुए वह आंखों से अर्जुन की तरफ इशारा करती है। सपना की नजरें अब अर्जुन की तरफ चली जाती है। अर्जुन को देखते ही सपना पलकें झुका लेती है। सपना की दूसरी दोस्त अर्जुन के पास जाकर कहती है, चलिए जीजू। अर्जुन जो अपने में ही गुम था, वह आवाज़ सुनते ही उसे देखने लगता है। कुछ देर तक तो अर्जुन को कुछ समझ नहीं आता। फिर अचानक उसकी नज़र अरुणी देवी पर चली जाती है जो उसे जाने का इशारा कर रही थी। अर्जुन अपनी जगह से उठता है तो सपना की दो दोस्त सपना और अर्जुन को लेकर कमरे में छोड़कर वापस आते हैं। अर्जुन बालकनी की रेलिंग को पकड़कर खड़ा था और सपना दरवाजे पर से झुकाई खड़ी थी। दोनों के बीच बिल्कुल खामोशी होती है। कुछ देर तक तो माहौल ऐसे ही शांत रहता है। फिर अर्जुन बिना सपना को देखे सामने देखते हुए कहता है, क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? सपना सिर उठाकर एक नज़र अर्जुन को देखती है, फिर से सिर झुकाए कहती है, हमारे लिए माँ पापा की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। वो अगर इस रिश्ते से खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। अगर उन्होंने आपको हमारे लिए चुना है तो हमें इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। अर्जुन अभी खामोश सामने ही देख रहा था। कुछ सोचते हुए वह पीछे मुड़ता है और सपना के पास जाकर हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, जब रिश्ता जुड़ ही रहा है तो इतना तो हक बनता है कि हम एक दूसरे का नाम जान सके। सपना अर्जुन के हाथ को देखती है। कुछ देर बाद वह अर्जुन के हाथ मिलाते हुए कहती है, सपना दत्ता। सपना के बोलते ही अर्जुन कहता है, अर्जुन सिंगानिया। इतना बोलते ही अर्जुन सपना को हाथ छोड़ देता है। फिर एक बार दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। शांत माहौल के बीच अर्जुन कहता है, ठीक है चलो चलते हैं, सब हम दोनों का इंतजार कर रहे होंगे। अर्जुन बिना देखे सपना की साइड से निकलता है और जाने लगता है कि सपना उसे पुकारती हुए, अर्जुन जी। अर्जुन के कदम एकदम से रुक जाते हैं। वह पीछे मुड़कर सपना को देखता है, फिर कहता है, अर्जुन जी नहीं, सिर्फ अर्जुन। तुम मुझे अर्जुन बुला सकती हो। सपना थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, अर्जुन वो हमें आपसे कुछ कहना है। अर्जुन जवाब में कहता है, हाँ बोलो। कहते हुए अर्जुन सपना को देखता है। सपना का चेहरा एकदम से गंभीर हो जाता है। नीचे हॉल पर अनुराग की नजर बार बार ऊपर की तरफ ही जा रही थी जहां अर्जुन और सपना गए हुए थे। उनके दिलों में अलग ही तरह की आग लगी हुई थी। सपना शादीशुदा है सोचकर ही तो वह सपना से दूर रहने की कोशिश करता था, और अब जब उसे पता चला कि सपना शादीशुदा नहीं है तो अब वह उसके करीब तक नहीं जा सकता था, क्योंकि अब तो सपना उसके भाई की बनने वाली थी। अनुराग ये सब सोच ही रहा था कि अर्जुन और सपना हॉल में आकर बैठ जाते हैं। फिर एक बार अनुराग की नजर बस सपना पर ठहर जाती है। पता नहीं क्यों, लेकिन सपना भी नजर उठाकर अनुराग को देखने लगती है। फिर कुछ ही पल में अपनी नजरें झुका लेती है। अरुणी देवी अर्जुन को देखकर कहती है, अर्जुन क्या आपको सपना पसंद है? हम रिश्ते की बात आगे बढ़ा सकते हैं। ये सुनते ही अर्जुन सपना को देखता है, फिर अरुणी देवी को देखते हुए कहता है, दादी मैं आपकी पसंद को कैसे ठुकरा सकता हूँ, मुझे रिश्ता मंजूर है। जैसे ये अनुराग ने कानों में जाती है तो बिल्कुल ये बात खंजर की तरह काम करते हुए उसके दिल में चुभ जाती है। वहीं अर्जुन का जवाब सुनकर प्रकाश और शिखा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, जो उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। विशाखा के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है जब शिखा सपना को देखते हुए पूछती है, बेटा आपको तो इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है ना? कुछ देर तक तो सपना चुप ही रहती है, लेकिन कुछ ही पल में उसके
उसका जवाब आता है, माँ क्या आज तक हमने आप दोनों के फैसले पर कोई आपत्ति जताई है? जो आप जताएंगे, रिश्ता आप दोनों ने चुना है तो आपत्ति की बात ही नहीं आती। ये हमें मंजूर है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। सपना के कहे गए शब्द सीधे अनुराग के सीने में तीर के जैसे काम करती है। अनुराग दिल में ऐसे दर्द उठता है जिसे वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह बस यहाँ से कहीं दूर जाना चाहता था। इसकी कोशिश करते हुए वह उठने को होता है कि रूहान उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। अनुराग उसे देखता है तो रूहान थोड़ा झुककर कान में कहता है, ब्रो अपने जज्बातों को संभालो। अनुराग कुछ बोलने ही वाला होता है कि एक बच्ची मामा मामा बोलते हुए उछलते हुए सीधे सपना के पास चली जाती है। वह बच्ची और कोई नहीं, अनु थी। अनु सपना को देखकर कहती है, मामा आप इतनी देरी से यहाँ क्या कर रही हो? सपना सबको एक नज़र देखती है और अनु को देख गालों पर हाथ रखकर कहती है, बच्चा मैंने आपको होमवर्क कंप्लीट करने के लिए कहा था तो आप यहाँ क्यों आई? अनु चहकते हुए जवाब देती है, वो तो मैंने कर लिया मम्मा। अनु का मम्मा बोलना सबके चेहरे पर कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था। प्रकाश सबको कन्फ्यूजन देखकर कहता है, ये हमारी नातिन है, हमारी बड़ी बेटी की बच्ची अनु। अनु करीब 6 महीने की थी तब हमारे दामाद और बेटी का एक्सीडेंट में डेथ हो गई, इसीलिए ये सपना को ही अपनी माँ मानती है। ये सुनकर ही सभी भी अनु के लिए बुरा लगता है। अनु नजरें घुमाते हुए अनजान लोगों को देखकर कहती है, मम्मा ये लोग कौन है? अनु की नजरें अब तक अनुराग और रूहान पर नहीं गई थी। अनु के सवाल पर सिका कहती है, बच्चा आप हमेशा से कहती है ना कि आपको पापा चाहिए। अनु हाँ में सिर हिला देती है तो सिका आगे कहती है, हमने आपके पापा को ढूंढ लिया है। फिर अर्जुन की तरफ इशारा करते हुए कहती है, आपसे वो आपके पापा है। अनु अर्जुन को देखती है तो अर्जुन उनको हाई करता है तो अनु की नजर अचानक अनुराग और रूहान पर चली जाती है। वह दौड़कर अनुराग के पास जाकर उसके ऊपर चढ़ जाती है और फिर उसके गालों पर किस करते हुए कहती है, अंकल आप मुझसे यहाँ मिलने आए हैं? अनु के पास आते ही अनुराग का दर्द थोड़ा कम सा हो जाता है। वह अनु के गालों पर किस करते हुए कहता है, हाँ सब दोनों को ही देख रहे थे। अनु मुस्कुरा ही रही थी कि अचानक उसकी नजर अर्जुन पर चली जाती है। फिर वह अनुराग को देखती है। दोनों को देखकर अनु एकदम से कहती है, मम्मा मुझे उन्हें पापा नहीं बनाना, मुझे अंकल को पापा बनाना है। अनु की बात सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। वही सपना की नजरें सीधे अनुराग पर चली जाती है। अनुराग की नजरें भी सपना पर चली जाती हैं। सब कुछ चुप देख अनु फिर एक बार अनुराग को कसकर पकड़ते हुए कहती है, मम्मा मुझे यही पापा चाहिए। अनु का यूं बोलना प्रकाश और सिका को डराने पर मजबूर कर देता है। उन्हें डर इस बात का था कि कहीं अनु के बात का बुरा मान ये रिश्ता न टूट जाए। सपना अनु को देखकर प्यार से समझाते हुए कहती है, बच्चा आप कमरे में जाओ, मम्मा कुछ देर में आएगी। अनु जल्दी से नामे सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, पहले आप बोलिए कि आप इन्हें ही पापा बनाएंगे। सिचुएशन को देख अनुराग अनु को गोद में उठाकर कहता है, मैं आपके घर पहली बार आया हूँ और आप मुझे घर दिखाने के बजाय यहाँ बहस कर रहे हैं। ये सुनकर अनु का पूरा ध्यान अनुराग पर चला जाता है। वह चेखते हुए कहती है, चलिए पहले मैं आपको अपना कमरा दिखाती हूँ। इन सब में अनु पूरी तरह से भूल जाती है कि वह अब किस टॉपिक पर बात कर रही थी। रोहन और अनुराग अनु के साथ चले जाते हैं। उनके जाते ही प्रकाश और शिखा चैन की सांस लेते हैं। वही सपना किसी सोच में डूब जाती है। शिखा थोड़ी हिचकिचाते हुए कहती है, वो आप अनु की बातों का बुरा मत मानिए, पता नहीं कैसे विशाखा बीच में ही कहती है, बच्ची है हमें उसकी बात का बुरा क्यों मानेंगे। यहाँ सब बातों में मगन हो जाते हैं। वहीं अनु रोहन और अनुराग को अपने खिलौने किताबें सब कुछ खुशी खुशी दिखा रही थी। रोहन की नज़र बस अनुराग पर थी जो अनु की खुशी को देखकर दर्द में भी मुस्कुरा रहा था। कुछ पल बाद अनु खिलौनों के साथ इतनी बिजी हो जाती है कि वह रूहान और अनुराग को भी भूल जाती है। अनुराग बालकनी की रेलिंग पकड़कर खड़ा हो जाता है। रूहान अनुराग के कंधों पर हाथ रखकर कहता है, आई एम सॉरी ब्रो। अनुराग सामने देखते हुए कहता है, सच्चाई भी तो ऐसे वक्त पर पता चली जब वो किसी और की बनने वाली है। रूहान एकदम से कहता है, आप अर्जुन भाई से कह दीजिए कि वो जिससे शादी करने वाले हैं उसे आप मोहब्बत करते हैं। अनुराग सामने देखते हुए यही जवाब देता है, नहीं कर सकता रूहान। पहली बार जब अर्जुन भाई ने भाभी को पसंद किया था तब जब उन्हें पता चला कि भाभी आदि भाई की बन चुकी है तो वह टूट गए थे, क्योंकि अर्जुन भाई ने पहली बार किसी को पसंद किया और वो रात भर भाभी की फोटो देखते हुए जागते थे, पर उन्होंने ये दिखाया कि उन्हें भाभी के आदि भाई के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन भाई को जब एहसास हुआ कि भाभी आदि भाई से प्यार करने लगी है और आदि भाई भी भाभी से प्यार करने लगे हैं तो उन्होंने अपने दर्दों को समेट लिया और खुशियां खुशी खुशी उनके बीच से हट गई। और अगर फिर से उन्हें पता चला कि जिस रिश्ते में मंजूरी दी उन्होंने दी उस रिश्ते में मैं रहना चाहता था तो वह पूरी तरह से टूट जाएंगे और मैं उन्हें टूटते हुए नहीं देख सकता। भाभी को उन्होंने किस तरह बुलाया है वो मैं ही जानता हूँ। कहते हुए अनुराग की पकड़ रेलिंग पर कस जाती है। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि काव्या जो दोनों को बुलाने आई थी वह अनुराग की सारी बातों को सुन लेती है। अर्जुन के दर्दों को लेकर अनुराग के दर्द तक काव्या खुद को नॉर्मल करती है। फिर बालकनी की तरफ से कमरे के दरवाजे की तरफ आकर अंदर आते हुए थोड़ी तेज आवाज में बुलाती है, अनुराग हम वापस जा रहे हैं तो दादी नीचे बुला रही है। अनुराग जल्दी से खुद को नॉर्मल करता है और फिर मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर आता है तो देखता है काव्या घुटनों के बल बैठ अनु के साथ हाथ बढ़ाते हुए कहती है। वह अनु अजीब नजरों से काव्या को देख रही थी। अनुराग जल्दी से अनु के पास घुटनों के बल बैठ जाता है तो अनु काव्या को दूर होकर अनुराग से लिपट जाती है। अनुराग अनु के सिर को सहलाते हुए कहता है, अनु क्या आप मेरे लिए इन्हें दोस्ती नहीं करोगी? अनु सिर उठाकर अनुराग को देखती है, फिर काव्या को देखकर उसे हाथ मिला लेती है। काव्या के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। काव्या अनु को गोद में उठा लेती है तो अनु अनुराग को देखती है। अनुराग इशारे में काव्या के गोद पर ही रहने के लिए कहते हैं तो अनु काव्या से लिपटकर कहती है, आंटी आप भी मेरी अच्छी वाली दोस्त बनेंगी? काव्या मुस्कुराती हुई उसके गालों पर किस करते हुए कहती है, हाँ मैं आपकी सबसे अच्छी वाली दोस्त बनूंगी। अनु के होठों पर भी बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वह भी काव्या के गालों पर किस कर देती है। सब नीचे जाते हैं। काव्या अनु को सपना को देते हुए कहती है, आपने काफी अच्छे से अनु को संभाला है। सपना जवाब में बस मुस्कुरा देती है। अनु अनुराग को देखकर कहती है, अंकल आप मुझसे फिर से मिलने आओगे ना? अनुराग अनु के पास आकर गालों पर पिंच करते हुए कहता है, बिल्कुल। अनुराग के अनु के करीब आने पर वह सपना के भी करीब आ जाता है।
जिसका अंदाजा होते ही अनुराग थोड़ा पीछे हो जाता है। तभी सपना कहती है, हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारी मुलाकात ऐसी होगी। जवाब से मैं अनुराग कहता है, उम्मीद तो हमें भी बिल्कुल नहीं थी। बोलते हुए अनुराग सपना की आंखों में देखने लगता है। तो आई होप दोस्तों स्टोरी आपको पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है और आखिर क्या करेगी हमारी प्यारी काव्या अनुराग को उसकी सपना से मिलाने के लिए, और कैसे मिलाएगी अर्जुन को उसकी प्रीत से, ये तो हम आगे जानेंगे। लेकिन ये थोड़ा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए और चैनल पर बने रहिए। लाइक जरूर करना और कमेंट करके भी बताना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके मोटिवेशन मुझे जरूर करना। अनुराग फिर एक बार सपना की आंखों में खो सा जाता है। काव्या दोनों को देखती है। सपना भी अनुराग की आंखों में ही देख रही थी। तभी रोहन अनुराग के कंधे पर हाथ रखता है तो अनुराग अपनी नजरें सपना से हटाकर काव्या को देखकर कहता है, भाभी आई थिंक हमें चलना चाहिए। अब हॉल में बस अनुराग, रोहन, काव्या और सपना ही थे। सब कोई बाहर जा चुके थे। काव्या एक नजर सपना को देखती है, फिर हामी सिर हिला देती है। सब बाहर निकलते हैं तो कार में बैठकर दत्ता फैमिली से विदा लेकर चले जाते हैं। काव्या एकटक अनुराग को देख रही थी जो अब हंसते हुए बात कर रहा था। सच में सभी भाई एक समान थे, एक दूसरे की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकते थे। जहां अर्जुन ने आदित्य के लिए काव्या को बुला दिया तो वहीं अनुराग अर्जुन के लिए सपना को बुलाने का मन बना लिया जो उसकी मोहब्बत थी। आज काव्या को बहुत ज्यादा गर्व हो रहा था कि उसका रिश्ता ऐसी फैमिली से जुड़ा जो अपनी खुशियों से पहले दूसरों की खुशियों को मायने रखते हैं। ऐसी फैमिली शायद ही उसे कभी मिल सकती थी। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी फैमिली के न होने के बावजूद वह इतना ज्यादा खुश रह सकती है। काव्या कुछ सोचते हुए अनुराग के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, देवर जी हमारी देवरानी की बात कहाँ तक पहुंची। काव्या की इस सवाल से अनुराग काफी ज्यादा हड़बड़ा जाता है। वह एक तक अटकते हुए कहता है, कौन सी देवरानी भाभी। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, वही जो आपने अपने दोस्त का बहाना बनाकर मुझसे दिल का हाल पूछ रहे थे। अनुराग हंसते हुए कहता है, ओ तो भाभी वो तो अनुराग अटकते अटकते बोल ही रहा था कि आगे जो सौरभ ड्राइव कर रहा था वो कहता है, अनुराग तेरे दिल में भी कोई है जो तुमने बताया भी नहीं। अनुराग जल्दी से कहता है, अरे नहीं सौरभ भाई, वो तो बस थोड़ी अट्रैक्शन हो गया था। तो बस श्रेष्ठा बीच में ही कहती है, हाँ तो प्यार की शुरुआत अट्रैक्शन से ही होती है। अनुराग बिल्कुल चुप हो जाता है। काव्या को पहले से ही पता था कि अनुराग उसके सामने ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो सपना से प्यार करता है। काव्या ने ये सवाल जानबूझकर ही पूछा था ताकि अनुराग अपनी फीलिंग को जाहिर करे, लेकिन वो तो बिल्कुल नहीं करने वाला था। काव्या अनुराग को देखकर हल्का मुस्कुरा देती है और अब उसके कुछ नहीं पूछती। सिंगाने विला में सभी कार आकर रुकती है। सब कार से बाहर निकलते हैं। अर्जुन के अलावा सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अनुराग के चेहरे पर भी खुशी दिख रही थी, लेकिन उसके अंदर जो दर्द पनप रहा था वो बस वही जानता था। काव्या अर्जुन को देखकर समझ जाती है कि अर्जुन को इस रिश्ते से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। काव्या ने दत्ता विला में देखा था, अर्जुन सपना को बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। वैसे तो सपना बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन खूबसूरती हर वक्त मायने नहीं रखती है। अर्जुन सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वही सब रिश्ते जुड़ने की तैयारियों के लिए अभी से बात करने लगे थे। रुखसार की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं होती तो उसे सौरभ कमरे में लेकर चला जाता है। अनुराग रोहन के साथ चला जाता है तो वही रोहानी और श्रेष्ठा तीनों अपनी बातों में मगन हो जाते हैं। काव्या भी उसके साथ बात कर रही थी, लेकिन वह कुछ सोचते हुए अर्जुन के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। सौरभ रुखसार के बेड पर अच्छे से लेटाता है। सौरभ को इतना परेशान देखकर रुखसार कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सौरभ रुखसार को एक नजर घूरता है, फिर रुखसार को चेक करने के लिए सख्त आवाज में कहता है, तुम्हें सुबह की मेडिसिन नहीं ली ना। रुखसार ने नजरें झुका लेती है। वह जल्दी में मेडिसिन लेना भूल ही गई थी। अब तो उसे पक्का डांट पड़ने वाली थी। रुखसार फिर सिर झुकाए देख सौरभ उसे डांटते हुए कहता है, रुखसार तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो। क्या तुम्हें पता नहीं है मेडिसिन ना लेने से बेबी पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तुम हमारे बेबी को खतरे में कैसे डाल सकती हो। रुखसार की नजर एकदम से सौरभ पर चली जाती है। सौरभ का हमारा बेबी कहना रुखसार के दिल को छू जाता है और उसकी आंखें थोड़ी नम सी हो जाती हैं। रुखसार बस एक तक सौरभ को देखने लगती है। वहीं सौरभ रुखसार को डांटने में पूरी तरह से बिजी था। काफी देर तक जब सौरभ नहीं रुकता तो रुखसार आगे बढ़कर सौरभ के गाल पर किस करके पीछे हो जाती है। रुखसार के ऐसे करते ही सौरभ की आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं। वह अपनी जगह पर ही जम जाता है। रुखसार सौरभ को देखकर शर्म भरी मुस्कुराहट लिए नजरें झुका लेती है। वहीं सौरभ अब भी शॉक्ड था। वह बहुत देर तक दोनों की पोजीशन वैसे की वैसे ही रहती है। सौरभ अपने हाथों को धीरे से बढ़ाकर गालों को छूता है और फिर रुखसार को देखता है। रुखसार ने अब भी नजरें झुका रखी थी। उसे अपने ही करने पर बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। कुछ देर तक सौरभ वैसे ही रुखसार को देखता है, फिर एकदम से उसकी होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। काव्या अर्जुन के कमरे के पास जाकर दरवाजा नॉक करती है तो अंदर से अर्जुन की आवाज आती है जो अंदर आने को कह रहा था। काव्या अंदर आती है तो देखती है अर्जुन बेड पर पैर पसारे डायरी में देख रहा था। अर्जुन सिर उठाकर जैसे ही देखता है तो झट से डायरी बंद करके खड़ा हो जाता है। कहता है, काव्या तुम यहाँ कुछ काम था। अर्जुन को इतना हड़बड़ाता देख काव्या की नजर उसकी डायरी में चली जाती है। काव्या की नजर डायरी में देख अर्जुन उसे रखने के लिए कबर्ड की तरफ जाता है कि वह डायरी गिर जाती है। डायरी के गिरते ही एक फोटो निकलकर बाहर आती है और काव्या सीधे काव्या के पैरों के पास आकर गिरती है। काव्या झुककर फोटो को उठा लेती है। देखती है जैसे ही वह फोटो को देखती है तो सीधा उसकी नजर अर्जुन पर ठहर जाती है। अर्जुन भी काव्या की ओर ही देख रहा था। कुछ देर बाद काव्या फिर से उस फोटो को देखकर कहती है, क्या आप अब भी मुझे पसंद करते हैं। अर्जुन काव्या को देख रहा था, फिर कदम बढ़ाकर काव्या के पास जाकर फोटो को लेकर उसे देखते हुए कहता है, मैंने नापसंद किया ही कब था काव्या। यही फोटो थी जो अरुणी देवी ने अर्जुन की शादी के लिए काव्या की तस्वीर दी थी। अर्जुन फोटो को लेकर जाता है और डायरी उठाकर उसमें रखकर कबर्ड में रख देता है। तभी काव्या कहती है, हमें नहीं लगता आपको हमारी फोटो रखनी चाहिए। अर्जुन काव्या के पास आकर आंखों में देखते हुए कहता है, तुम मेरी पहली पसंद हो काव्या। तुम्हें इतनी जल्दी भूल जाना कोई आसान बात नहीं है। ये तस्वीर मेरी पहली पसंद की आखिरी निशानी है। काव्या चुप रह जाती है।
काव्या को चुप देखकर अर्जुन बेड पर बैठकर कहता है, आओ बैठो। काव्या बेड पर थोड़ी दूरी बना जाकर बैठ जाती है। अर्जुन काव्या को देखकर कहता है, बोलो शायद तुम कुछ बात करने आई थी। काव्या एक नजर अर्जुन को देखती है, फिर कहती है, नहीं बस ऐसे ही हम यहाँ आ गए। अर्जुन बस काव्या को देख रहा था। कुछ देर तक तो दोनों के बीच शांति होती है, फिर अचानक ही काव्या कहती है, अर्जुन क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? अर्जुन हैरान भरी नजरों से काव्या को देखने लगता है। काव्या सिर उठाकर अर्जुन को देखती है। कुछ देर बाद अर्जुन के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, शायद हो सकता है काव्या। काव्या एकदम सीरियस होकर कहती है, लेकिन मैं आपके भाई से प्यार करती हूँ। काव्या को सीरियस देखकर अर्जुन को समझ नहीं आता कि आखिर काव्या कहना क्या चाहती है। अर्जुन काव्या को ध्यान से देखते हुए कहता है, काव्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम ऐसे अजीब बातें क्यों कर रही हो? काव्या अभी बहुत ज्यादा सीरियस थी। अर्जुन थोड़ा आगे आकर कहता है, काव्या तुम गलत समझ रही हो। मैं बस मजाक कर रहा था। मैं तुम्हें पसंद करता था और करता भी हूँ। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता था, लेकिन अब नहीं चाहता। और प्यार की बात करें तो वो मैं तुमसे नहीं करता, क्योंकि जब हम मिले उस वक्त सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं प्यार में डूब सकूं। और जब मैं कोमा से बाहर आया तो सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मुझे चाहकर भी तुमसे प्यार नहीं हो सकता था। अर्जुन की बात सुनकर काव्या अचानक ही मुस्कुराने लगती है। अर्जुन कंफ्यूज होकर काव्या को देखता है तो काव्या कहती है, सॉरी काफी ज्यादा वियर्ड सवाल पूछ लिया। वैसे मैं बस जानना चाहती थी कि आपके दिल में कोई है या नहीं। और वैसे आपके दिल में कोई हो या ना हो, आप किसी और के दिल में बसे हुए हैं जो आपको पागलों की तरह प्यार करती है। सीरियसली मैंने तो प्यार में इतना पागल आज तक नहीं देखा। अर्जुन हंसते हुए कहता है, अच्छा जरा नाम तो बताओ, हमें भी जानने की आखिर वो कौन है। अर्जुन को हंसता देख काव्या फिर एक बार सीरियस हो जाती है। काव्या कहती है, अर्जुन हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, वो आपसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करती है। हमने खुद उसकी आंखों में देखा है। अर्जुन अब बिल्कुल चुप हो जाता है और फिर कुछ सोचते हुए कहता है, वो मतलब कौन? उसका नाम तो होगा। काव्या कहती है, हाँ वो। प्राय काव्या इतना ही बोलती है कि अर्जुन का फोन रिंग होता है, जिसे दोनों का ध्यान उस पर चला जाता है। अर्जुन फोन को देखकर काव्या से कहता है, काव्या हम बाद में बातें करते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। काव्या हमें सिर हिलाकर कमरे से बाहर निकल जाती है और उसकी बात अधूरी ही रह जाती है। काव्या मासूम सा चेहरा बनाकर कमरे से चली जाती है। कमरे से जाकर देखती है तो आदित्य सोफे पर बैठा लैपटॉप पर बिजी था। ये देखकर तो काव्या का मुंह बन जाता है। वह आदित्य के सामने जाकर उसकी बाहें पकड़कर बैठ जाती है। काव्या की हरकत पर आदित्य ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता, चुपचाप अपना काम कंटिन्यू करता रहता है। काव्या चुपचाप बैठ सी किसी सोच में डूब सी जाती है। कुछ काफी देर के बाद काव्या जैसे ही आदित्य की बाहें पकड़कर कहती है, हमें आपसे कुछ पूछना है। आदित्य कोई जवाब नहीं देता। काव्या सिर उठाकर आदित्य को देखती है, जिसका पूरा ध्यान लैपटॉप पर था। काव्या चिढ़ते हुए कहती है, बहरे हो गए हो क्या, जो आपको मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? आदित्य तुरंत कहता है, मेरे कान तो बिल्कुल परफेक्ट है, पूछो जो पूछना है। काव्या कुछ देर तक आदित्य को देखती रहती है, फिर थोड़ा हिचकिचाहट में कहती है, अगर आपको मुझमें और अर्जुन में किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे? ये सुनते ही आदित्य के हाथ जो कबर्ड पर चल रहे थे वो एकदम से रुक जाते हैं और उसका चेहरा डार्क हो जाता है। आदित्य का चेहरा देखकर काव्या फिर एक बार कहती है, बोलिए। आदित्य फिर एक बार अपने हाथ को कीबोर्ड पर चलाते हुए कहता है, कभी ऐसी नौबत नहीं आएगी। काव्या तुरंत कहती है, अगर ऐसी नौबत आ गई तो आप क्या करेंगे? हम दोनों में से आपको किसी एक को चुनना पड़ जाए। आदित्य गुस्से से लैपटॉप फेंक कर चिल्लाते हुए कहता है, बंद करो अपनी बकवास। काव्या एकदम से सहम जाती है। आदित्य की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वह कभी इमेजिंग नहीं कर सकता कि उसे अर्जुन और काव्या में किसी एक को चुनना पड़े, और यहाँ काव्या उसे इस सवाल का जवाब मांग रही है। काव्या डर कर अटकते हुए कहती है, वो मैं। आदित्य काव्या को सोफे पर उठाकर हाथों को पकड़कर पीठ के पीछे करते हुए कहता है, मैं तुम्हें बिल्कुल हर्ट नहीं करना चाहता, सो जाओ जाकर सो जाओ। इतना बोलते ही आदित्य काव्या का हाथ छोड़ देता है और बालकनी की तरफ चला जाता है। काव्या अपने हाथ को देखती है तो वह आदित्य के पकड़ने से लाल हो चुकी थी। काव्या ने तो ये सवाल इसलिए किया था क्योंकि वो जानना चाहती थी कि अनुराग और अर्जुन की तरह क्या आदित्य भी उसे भूल सकता है। पर यहाँ तो आदित्य काव्या और अपने भाई में किसी एक को चुनना ही नहीं चाहता। इसका मतलब साफ है कि आदित्य के लिए काव्या जितनी इंपॉर्टेंट है, अर्जुन भी उतना ही इंपॉर्टेंट। काव्या अब अच्छी तरह से जानती थी कि आदित्य उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। काव्या ने अब सवाल ही ऐसा कर दिया था। फिर भी वह खुद को थोड़ा नॉर्मल करके बालकनी के दरवाजे पर खड़ी होकर आदित्य को देखती है। आदित्य आंखें बंद करके रेलिंग को पकड़कर खड़ा था। काव्या एक कदम बढ़ाने वाली होती है कि आदित्य काफ़ी ज़्यादा आवाज़ में कहता है, डू नॉट कम नियर मी, अदरवाइज आई विल हर्ट यू, सो प्लीज़ गो फॉर हर। काव्या अपनी जगह पर ही रुक जाती है। वह आदित्य को देखकर कहती है, पर मैं। काव्या इतना ही बोलती है कि आदित्य फिर एक बार थोड़ी तेज आवाज में कहता है, आई सेड गो। काव्या जल्दी से कमरे के अंदर आकर सीधा बेड पर लेट जाती है। वहीं आदित्य का गुस्सा वक्त के साथ और ज्यादा बढ़ने लगता है। उसके ज़हन में बार बार काव्या का सवाल घूम रहा था, जिससे वह खुद को नॉर्मल बिल्कुल नहीं रख पा रहा था। बहुत देर तक जब उसका गुस्सा शांत नहीं होता तो वह सीधे बालकनी में से जाकर कमरे से निकल जाता है। जाते वक्त वह जोर से दरवाजे को बंद करता है, जिससे काव्या डर से हिल जाती है। आदित्य के जाते ही काव्या उठकर बैठ जाती है और काफी ज्यादा परेशान होकर कहती है, बहुत बड़ी गलती कर दी तूने काव्या, थोड़ा सोच समझकर ये सवाल पूछना चाहिए था, पता नहीं गुस्से में क्या करेंगे। इधर आदित्य स्टडी रूम को लॉक करके सारे सामान को फेंकने लगता है। वह सारा सामान गुस्से में फेंक रहा था। टेबल, चेयर, फाइल, फ्लावर्स, कुछ ही समय में स्टडी रूम पूरा तहस नहस हो चुका था, जैसे यहाँ कोई भूकंप आया हो। दोस्तों, मैं आप सबसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप क्या करेंगे? क्या अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ देंगे या फिर अपने भाई को अपनी पत्नी के लिए छोड़ देंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताना, आप ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। अर्जुन की पकड़ वक्त के साथ कसती जा रही थी। वह गुस्से में प्रीत से कहता है, क्या तुम्हें पता भी है अगर मैं यहाँ नहीं आता तो वो तुम्हारे साथ क्या हो सकता था? प्रीत अर्जुन की आंखों में देखते हुए शांत सा जवाब देती है, जो शादी के बाद होता वो आज होता। ये सुनते ही अर्जुन की पकड़ ढीली हो जाती है। वह एकटक प्रीत की आंखों में देखने लगता है। प्रीत की आंखें बिल्कुल शांत थी, जैसे वह ये सब सहते सहते थक चुकी हो। प्रीत फिर से कहती है, अर्जुन वो मेरी फ्योंसी है, कुछ दिन बाद शादी हो जाएगी
तो उसके बाद वो मेरे साथ वही करेगा जो आज करने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर तो फिर एक बार अर्जुन का दिमाग खराब हो जाता है। वह प्रीत को कसकर पकड़ते हुए कहता है, ये क्या बकवास की जा रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम ऐसे लड़के से शादी कर रही हो? प्रीत को अर्जुन के ऐसे करने से दर्द तो हो रहा था, लेकिन इससे भी ज्यादा उसके दिल में दर्द था। प्रीत खुद को अर्जुन के गुस्से से बिल्कुल छुड़ाने की कोशिश नहीं करती थी, बल्कि वह शांति से खड़ी थी। प्रीत बहुत शांति से कहती है, मेरे साथ जितना भी गलत हो, क्या आपको इससे कोई फर्क पड़ता है? चाहे मैं जीऊं या मरूं, क्या आपको इस बात से फर्क पड़ता है? कहते हुए प्रीत खुद को अर्जुन से पकड़ कुछ छूट कर दूर हो जाती है। अर्जुन भी अब चुपचाप प्रीत को देखने लगता है। प्रीत थोड़ी दूर खड़ी होकर, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना आपको? जब फर्क ही नहीं पड़ता तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों आए हैं यहाँ? चले जाइए यहाँ से। अर्जुन अपने कदम पीछे करते हुए कहता है, सच कहा तुमने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 2-3 दिन बार एक ही बात रिपीट करते हुए अर्जुन कदम पीछे करते करते दरवाजे तक पहुंच जाता है, फिर जल्दी से वहां से निकल जाता है। प्रीत का दिल दर्द से भर जाता है। वह एक नज़र क्रस को देखता है जो पर्स पर बेहोश था। प्रीत उसके पास जाकर उसकी उंगली से अपना पहनाया हुआ अंगूठी निकालती है और फिर अंगूठी निकालकर क्रिस के ऊपर फेंक कर कमरे से चली जाती है। काव्या सोफे पर बैठकर बस प्रीत की बातों के बारे में सोच रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और आदित्य अंदर आता है। आवाज से काव्या का ध्यान सीधे आदित्य पर चला जाता है। वह सोफे से उठकर सीधे आदित्य के आगे खड़ी हो जाती है और आदित्य के गालों पर दोनों हाथ डाल देती है। उसके ऐसे करने पर ही आदित्य काव्या की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता, बस चुपचाप खड़ा हो जाता है। काव्या आदित्य को देखते हुए कहती है, मैं सच कह रही हूँ, मेरा इरादा गलत नहीं था। आदित्य सर्द आवाज में कहता है, इरादा सही हो या गलत, लेकिन तुम्हारे इस सवाल से मैं बहुत हट हुआ हूँ वाइफी। काव्या गिल्ट से सिर झुका लेती है। सिर झुकाए ही वह धीरे से कहती है, आई एम रियली सॉरी। आदित्य थोड़ी देर तक काव्या को देखता है, काव्या के चिन को पकड़कर ऊपर उठाकर आंखों में देखते हुए कहता है, अगर तुमने मुझमें और तुम्हें चुनने के लिए कहा होता तो मैं सिर्फ तुम्हें चुनता। लेकिन कहते हुए आदित्य काव्या की चिन को पकड़ छोड़ देता है। काव्या का हाथ भी अब आदित्य की गर्दन से हट जाता है और वह सिर झुकाए वैसे ही खड़ी रहती है। आदित्य काव्या की नजरें हटाकर वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद वह चेंज करके आता तो देखता है काव्या अब भी वैसे ही खड़ी हुई थी। काव्या को ऐसा देखकर आदित्य के कदम अपने आप ही उसकी तरफ चले जाते हैं। वह फिर एक बार काव्या के सामने खड़ा हो जाता है और अपना एक हाथ बढ़ाकर कहता है, वादा करो तुम आज के बाद कभी ऐसी फालतू बातें नहीं करोगी, ना ही अपने दिमाग में ऐसी बातें लाओगी। काव्या सिर उठाकर आदित्य को देखती है, फिर आदित्य के हाथों को देखती है, फिर तुरंत अपने हाथों को आदित्य के हाथों पर रखकर कहती है, मैं आज के बाद कभी ऐसी बात नहीं करूंगी और ना ही सोचूंगी। काव्या के ये बोलते ही आदित्य तुरंत काव्या के गले लग जाता है। काव्या भी कसकर आदित्य को पकड़ लेती है। कुछ देर बाद दोनों अलग होते हैं। काव्या बिल्कुल चुपचाप रहती है। आदित्य काव्या को ऐसे देखकर कहता है, भाई भी। काव्या आदित्य को देखती है तो आदित्य झुककर काव्या के होठों पर अपने होठ रखकर किस करने लगता है। काव्या तो आदित्य की हरकत से शॉक्ड हो जाती है। फिर कुछ पल में वो भी आदित्य के साथ देने लगती है। काव्या को शांत देखकर आदित्य को बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसीलिए वह काव्या के ध्यान को भटकाने के लिए किस करने लगता है, पर अब उसका कंट्रोल खो सा जाता है। वह उसके होठों पर किस करते करते काव्या की गर्दन पर आ जाता है। काव्या घेरी गहरी सांसें लेने लगती है। उसके हाथ आदित्य के शर्ट के बटन को खोलने लगते हैं। आदित्य काव्या के पल्लू को नीचे करता है और काव्या उसकी शर्ट को उतार देती है। काव्या के हाथ अब आदित्य के सीने पर चलने लगते हैं। कुछ ही पलों में दोनों के सारे कपड़े फर्श पर होते हैं। काव्या बेड पर लेटी हुई थी और आदित्य उसके ऊपर था। आदित्य काव्या को प्यार करने में डूबा हुआ था और काव्या उसका पूरा साथ दे रही थी, लेकिन कुछ पल बाद आदित्य काफी ज्यादा वाइल्ड होने लगता है। वह बहुत जोर जोर से काव्या को प्यार करते हुए बाइट करने लगता है। काव्या अपनी आंखें कसकर मींच लेती है, पर आदित्य को रोकने की कोशिश बिल्कुल नहीं करती। आज दोनों दूसरी बार फिजिकल हो रहे थे। पहली बार में काव्या को भले ही दर्द हुआ था, लेकिन आज उस वक्त का दर्द से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। आदित्य पर आज एक अलग ही तरह का जुनून सवार था। वह वक्त के साथ और भी ज्यादा वाइल्ड होने लगता है। काव्या की सहन शक्ति खत्म होने लगती है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है, जिसका अंदाजा आदित्य को बिल्कुल नहीं था। वह तो बस बहुत ज़्यादा जोर जोर से काव्या को प्यार करने लगा हुआ था। कुछ ही देर बाद काव्या आदित्य के प्यार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। कुछ पल बाद आदित्य को एहसास होता है कि काव्या बेहोश हो चुकी है। यह एहसास होते ही आदित्य काव्या के ऊपर से हट जाता है और अपनी पैंट पहनकर काव्या को वॉशरूम में ले जाता है और कुछ देर में वह काव्या को वॉशरूम में लाकर बेड पर लिटा देता है। काव्या अब भी बेहोश थी। आदित्य अपने दिए हुए दर्द को काव्या के पूरे शरीर पर साफ देख पा रहा था। वह दवाई लेकर उसे लगाता है और खुद भी लेट जाता है। आदित्य काव्या को देखते हुए धीरे से कहता है, मुझे पता है आज मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है। मैं चाहता तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। आई एम सॉरी वाइफी। कहते हुए आदित्य काव्या को बाहों में भर लेकर सो जाता है। अगली सुबह नींद खुलते ही काव्या पूरे शरीर में ऐसा ही दर्द होने लगता है। वह खुद को देखती है तो उसने एक नाइटी पहनी हुई थी जो घुटनों के ऊपर थी। काव्या किसी तरह से उठकर खड़ी होने की कोशिश करती है, लेकिन कर नहीं पाती। उसे लोअर पार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसीलिए वह वहीं बेड पर बैठ जाती है। तभी आदित्य वॉशरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आता है। बाहर आते ही उसकी नजरें सीधे काव्या पर चली जाती हैं। वह काव्या के पास जाकर खड़ा हो जाता है। काव्या आदित्य को ऑफिस के लिए रेडी ना होते देख पूछती है, आज आप ऑफिस नहीं जाना? आदित्य काव्या के चेहरे को देखकर, जिसके साफ पता चलता था कि वह कितना दर्द में है, लेकिन वह आदित्य को बिल्कुल जाहिर नहीं कर रही थी। काव्या आदित्य से नजरें बिल्कुल भी नहीं मिला रही थी। आदित्य काव्या के कानों पर हाथ रखकर कहता है, ज्यादा पेन हो रहा है? काव्या जल्दी से नामे से हिला देती है। यह देखकर आदित्य सीधा काव्या को गोद में उठाकर वॉशरूम ले जाता है। आदित्य काव्या को नहलाकर रेडी करके फिर से बेड पर बिठा देता है। काव्या का ये सब में बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, पर वह कुछ बोल नहीं रही थी। कमरे पर
कैमरे पर ही दोनों नाश्ता करते हैं। फिर आदित्य काव्या को पेनकिलर की दवाई देकर आराम करने के लिए कहता है। काव्या का दर्द अब काफ़ी हद तक बिल्कुल ठीक हो चुका था, लेकिन अब भी थोड़ी थोड़ी दर्द था। इस वजह से वह बिना बहस किए बेड पर लेट जाती है। दवाई की वजह से काव्या को नींद आ जाती है। वहीं आदित्य आज ऑफिस नहीं जाने वाला था, आज वह सारा काम घर से ही करने वाला था। इधर नीचे हॉल पर सगाई की तैयारियां हो रही थी। आज किसी ने भी काव्या को नहीं देखा था, इसीलिए रूहानी और रुमानी उसे बुलाने के लिए आती हैं। उन्हें यह नहीं पता था कि आदित्य घर पर ही है। वह उसके कमरे के दरवाजे पर नॉक करती है। 3-4 बार नॉक करने पर आदित्य दरवाजा खोलता है। आदित्य को देखते ही दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। रुमानी तो डर से कांपने लगती है। वहीं रूहानी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। आदित्य बस दरवाजे खोल दोनों को देख रहा था। उसके मुंह से आवाज निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब बहुत देर तक दोनों कुछ नहीं बोलती तो आदित्य दरवाजे उसके मुंह पर ही बंद कर देता है। दरवाजा बंद होते ही दोनों दौड़कर नीचे चली जाती है। रूहानी जल्दी से बोलती है, तूने बताया क्यों नहीं? भाई घर पर है। रूमानी चिढ़ते हुए कहती है, अरे धी, मुझे कैसे पता होगा? रूहानी अपने सीने पर हाथ रखकर कहती है, आज तो बाल बाल बच गए। कुछ देर बाद सौरभ काव्या को बुलाने के लिए जाता है। इस बार भी 3-4 बार नॉक करने पर आदित्य दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते ही सौरभ अंदर जाने लगता है कि आदित्य सामने खड़ा हो जाता है। सौरभ आदित्य को देखकर कहता है, हट आदि, डिमांड भाभी की सबको डिमांड है तो मैं उन्हें लेने आया हूँ। आदित्य तुरंत जवाब देता है, वाइफ आज कहीं नहीं जाएगी। सौरभ हैरानी भरी नजरों से देखते हुए पूछता है, क्यों? आदित्य कुछ देर सोचते हुए फिर कहता है, उसकी तबीयत खराब है। सौरभ हड़बड़ाते हुए कहता है, क्या हुआ भाभी को? चल हट, मुझे चेक करने दे। सौरभ अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाना तो चाहता था, लेकिन आदित्य वैसे का वैसा रास्ता रोके खड़ा था। आदित्य कहता है, चेक करने की जरूरत नहीं है, मैंने उसे दवाइयाँ दे दी है, वह बस आराम करने से ठीक हो जाएगी। सौरभ चिढ़ते हुए कहता है, तू डॉक्टर है क्या जो तुझे पता होगा कि उसे क्या जरूरत है? सौरभ जब जिद पर अड़ जाता है तो आदित्य दरवाजा बंद कर देता है। आदित्य की हरकत से सौरभ और ज़्यादा चिढ़ जाता है। वह दरवाजे को खोलते हुए नीचे चला जाता है। नीचे जाकर देखता है तो उसकी माँ वैशाली के साथ उसके पापा शेखर और उसकी छोटी बहन सुमन थी। तीनों को देखते ही वह उनके पास जाकर मिलता है। वैशाली सौरभ से पूछती है, रुखसार कहाँ है? सौरभ कमरे की तरफ इशारा करता है तो वैशाली कहती है, सुमन चलिए आपको आपकी होने वाली भाभी से मिलवाती हूँ। सुमन अपने फ़ोन में बिजी होकर करती है, मुझे किसी भाभी भाभी से नहीं मिलना मॉम, आप ही जाइए। सुमन की बिहेवियर से सब वाकिफ थे, इसीलिए ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता, पर इससे श्रेष्ठा बिल्कुल वाकिफ नहीं थी, इसीलिए उसे सुमन की लैंग्वेज बिल्कुल पसंद नहीं आती। वैशाली रुखसार के कमरे में जाती है। आज अर्जुन और सौरभ दोनों की ही साथ में सगाई होने वाली थी। वहीं अर्जुन कमरे में बैठा कल की ही बातों के बारे में सोच रहा था। अर्जुन खुद से कहता है, प्रीत को कोई भी छुए मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर कुछ वक्त शांत रहने के बाद कहता है, लेकिन सच तो यही है कि प्रीत को किसी और के साथ में नहीं देख सकता, उसे कोई छुए मुझे बर्दाश्त नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? बोलते हुए अर्जुन अपना सिर पकड़ लेता है। वहीं प्रीत अपने कमरे में थी। क्रस की हरकतों के बाद राठौर परिवार ने रिश्ता तोड़ दिया था। शंकर प्रीत के कमरे में आते हैं। उन्हें देखते ही प्रीत उठकर खड़ी हो जाती है। शंकर प्रीत को बैठने का बोल खुद भी उसके सामने बैठ जाते हैं। प्रीत नजरें झुकाए बैठी हुई थी, तभी उसके अपने पापा की आवाज़ आती है, आई एम सॉरी बेटा। प्रीत सिर उठाकर देखती है तो शंकर ने अपने दोनों कानों को पकड़े हुए था। उनको ऐसे देख प्रीत सीधे उनके गले लग जाती है। शंकर गिरट से कहते हैं, हम बस आपकी भलाई चाहते थे, लेकिन वो लड़का ऐसा होगा हमें बिल्कुल इसका अंदाजा नहीं था, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। प्रीत गले लगे हुए ही कहती है, पापा हमें यहाँ से दूर जाना है, अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहती। शंकर प्रीत के बालों को सहलाते हुए कहता है, ठीक है बच्चा, आज ही हम आपका इंतजाम करते हैं। प्रीत इस बार कुछ नहीं बोलती। शाम का वक्त हो चुका था। सबकी इंगेजमेंट के लिए तैयारियां हो रही थी। काव्या की भी नींद टूट जाती है और उसका दर्द भी खत्म हो चुका था। काव्या तैयार होकर आईने के सामने खड़ी होकर अपने बन बनाने में व्यस्त थी और आदित्य दीवार से टिक कर उसे ही देख रहा था। काव्या ने आज लहंगा पहना था जो हर तरफ से कवर था, लेकिन उसकी कमर और पेट साफ दिख रही थी। काव्या लाइट मेकअप और कम ज्वेलरी के साथ काव्या बहुत ही प्यारी लग रही थी। काव्या की नज़र अचानक आदित्य पर पड़ती है, जो अब भी दीवार से टिक कर उसे ही देख रहा था। आदित्य को देखते ही काव्या देखती रह जाती है। आदित्य कदम बढ़ाते हुए काव्या के पास आकर खड़ा हो जाता है और थोड़ा झुककर उसके कान में धीरे से कहता है, तुम्हें देखकर मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है, मन कर रहा है नीचे ना जाकर तुम्हें ही प्यार करता रहूं। ये सुनकर काव्या शर्म से नजरें झुका लेती है। आदित्य फिर एक बार कहता है, इट्स ओके, मैं पार्टी खत्म होने तक का इंतजार करूंगा, उसके बाद हम रोमांस करेंगे। ये सुनते ही काव्या आदित्य को देखकर जल्दी से नामे सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, आज नहीं, मैं थक चुकी हूँ। आदित्य काव्या के पीछे से हक करते हुए कहता है, कोई फायदा नहीं भाई, मैं तो खुद को बिल्कुल रोक नहीं सकता, सो तुम्हें तो ऑपरेट करना ही पड़ेगा। अब तो काव्या की हालत खराब हो जाती है। आज के दर्द से तो वह अभी बाहर आई थी और फिर भी आज रात भी उसे ये सब सहना पड़ेगा। ये सोचते ही काव्या थोड़ी डर सी जाती है। काव्या को बस इसी बातों से डर था कि आदित्य वाइल्ड हो गया तो फिर वह फिर एक बार दर्द की शिकार हो जाएगी। वहीं आदित्य काव्या के दोनों हाथों के ऊपर अपने हाथ चलाते हुए लगता है। उसकी हरकत से काव्या सिर से उठती है। आदित्य अब काव्या को किस करने लगता है। काव्या को अब जब ये एहसास होता है तो वह जल्दी से आदित्य से दूर होती है और कहती है, आप कल बहुत वाइल्ड हो गए थे, जिससे हमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, आज मैं वो सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। काव्या के ये बोलने से आदित्य काव्या को देखने लगता है। एकदम से आदित्य के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, जिसे देख काव्या आदित्य के पास जाने लगती है, लेकिन आदित्य अपने कदम पीछे करने लगता है। आदित्य को कदमों को पीछे करता देख काव्या का दिल बैठ जाता है। कहीं उसकी बात आदित्य को बुरा तो नहीं लग गई। दिमाग में वही सवाल घूमने लगता है। आदित्य अपने पीछे करते कदम रोक लेता है और अपनी बाहें फैला लेता है। ये देख काव्या मुस्कुराते हुए दौड़कर सीधा गले लग जाती है। आदित्य काव्या के बालों को सहलाते हुए कहता है, ऐसे ही अपनी दर्द, तकलीफ, परेशानियां सब कुछ बिना मेरे फोर्स किए जाहिर किया करो। मुझे पता है मैंने तुम्हें कल बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, पर तुमने सुबह से क्यों कहा कि तुम्हें दर्द नहीं हो रहा।
काव्या धीरे से गले लगे हुए ही कहती है, मुझे लगा आपको बुरा लगेगा। आदित्य काव्या के चेहरे को थामते हुए कहता है, भाई भी चुपचाप दर्द सहना गलत है। अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो उसका विरोध करो, चाहे वो कोई भी हो, मेरा प्यार ही क्यों ना हो। तुम मुझे रोक सकती हो, तुम कमजोर नहीं हो जो मेरे प्यार से मिले दर्द को सहती रहेगी। काव्या मासूमियत से कहती है, इसका मतलब आप बुरा नहीं मानेंगे जब मैं आपके प्यार का विरोध करूंगी तो। आदित्य काव्या के माथे को चूमकर कहता है, प्यार अगर दर्द बन जाए उसका विरोध करना कोई गलत बात नहीं है, और इस बात से मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। काव्या आदित्य की आंखों में देखती है तो आदित्य कहता है, ऐसा अगर देखती रहोगी तो तुम्हारी आंखों में खोकर ही ये रात खत्म हो जाएगी। काव्या जल्दी से नजरें झुका लेती है तो आदित्य मुस्कुराते हुए काव्या के गालों पर किस करके दूर हो जाता है। काव्या सिर उठाकर देखती है तो आदित्य जा रहा था। काव्या जल्दी से कहती है, मिस्टर हैंडसम, यू आर लुकिंग सो हैंडसम। आदित्य पलट कर काव्या को देखता है फिर मुस्कुराते हुए कहता है, एंड यू आर लुकिंग मोर ब्यूटीफुल देन मी। वाइफी। काव्या बस मुस्कुरा देती है। आदित्य अब कमरे से निकल जाता है। वहीं ध्रुव तैयार होकर बाहर आता है तो श्रेष्ठा उसे देखती रह जाती है। ध्रुव श्रेष्ठा के पास जाकर चुटकी बजाता है तो वह होश में आती है। ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है, आई थिंक मैं कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा हूँ, क्यों बेबी। श्रेष्ठा ध्रुव की कॉलर को पकड़कर कहती है, हैंडसम तो बहुत ज़्यादा लग रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारे सामने एक भी लड़की दिखी तो देखना मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूँ। ध्रुव श्रेष्ठा की कमर को पकड़कर खींचता है और उसके होठों को सहलाते हुए कहता है, उफ इतनी जलेसी, अब तुम्हें इतना हैंडसम हस्बैंड मिला है तो लड़की तो उसके पास आएंगी ही। श्रेष्ठा मुस्कुराते हुए ध्रुव के सीने पर हाथ घुमाते हुए कहती है, अभी अगर ऐसा हुआ तो ये जो तुम्हारा हैंडसम सा फेस है ना वह देखने लायक नहीं रहेगा। ध्रुव की मुस्कुराहट और ज़्यादा बढ़ जाती है। ध्रुव को मुस्कुराते देख श्रेष्ठा उसे उसके सीने पर जोर से पंच करती है। ध्रुव सीने पर हाथ रखकर पीछे हो जाता है और घूरकर श्रेष्ठा को देखता है तो वही श्रेष्ठा वार्निंग देते हुए कहती है, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, दैट्स सिंपल, ताकि तुम्हें पता चले कि मैं क्या कर सकती हूँ। कहकर श्रेष्ठा कमरे से निकल जाती है। ध्रुव अपने सीने पर हाथ रखकर कहता है, सीरियसली बेबी यू आर वेरी डिफरेंट, जैसे जैसे मैं तुम्हें जानता जा रहा हूँ मैं उतना ज़्यादा तुम्हारा दीवाना होता जा रहा हूँ। काव्या बालकनी में खड़ी होकर प्रीत से बात कर रही थी। वहीं अर्जुन काव्या को हेल्प के लिए बुलाने कमरे में आया था। वह कमरे में उसे न देखकर नजर घुमाने लगा। तभी उसे बालकनी की तरफ से काव्या की आवाज़ आती है तो वह उधर चला जाता है। वह जैसे ही आवाज़ देने वाली होता है कि उसे काव्या की आवाज़ आती है, प्रीत तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम हार मानकर यहाँ से दूर जाना चाहती हो, ऐसे में तुम्हारा प्यार हार जाएगा। उधर से प्रीत कहती है, प्यार जब दोनों तरफ का होता तो शायद उम्मीद भी रहती, लेकिन अब और नहीं काव्या, मुझे अब और नहीं होगा। यहाँ प्यार से ज़्यादा दुश्मनी मायने रखती है। काव्या जल्दी से कहती है, लेकिन तुम जा कहाँ रही हो और कब तक लौटोगी। उधर से जवाब में प्रीत कहती है, कभी नहीं, मैं वापस लौटकर कभी नहीं आऊंगी। कहते ही प्रीत कॉल कट कर देती है। काव्या अपने फ़ोन को देखकर कहती है, अगर तुम कभी लौटकर नहीं आओगी तो यहाँ 4 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। प्रीत प्लीज़ ऐसा मत करो ना। अर्जुन जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाता है। उसके दिमाग में बस काव्या की बातें ही घूमने लगती हैं। वह देर तक तो वह सोचते रहता है, फिर किसी को कॉल करके वह कुछ इंस्ट्रक्शन देकर रेडी होने को वॉशरूम में चला जाता है। नीचे हॉल पर सभी रेडी होकर पहुंचते हैं। हॉल को गोल्डन और रोज पिंक कलर से थीम में सजाया गया था। ये सब अनुराग के सजेशन पर ही किया गया था। सबको पता था कि अनुराग का सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है जो हर किसी को भा जाता है। अनुराग सारी तैयारियां करने में डूबा हुआ था कि तभी उसकी नज़र हॉल के दरवाजे पर चली जाती है जहाँ सपना अपनी फैमिली के साथ आ रही थी। सपना ने अनुराग का सिलेक्शन किया हुआ लहंगा पहना था जो थीम के साथ मैच हो रहा था। ज्वेलरी से लेकर सैंडल तक सब कुछ अनुराग ने सेलेक्ट किया था। उसने ज्वेलरी ज़्यादा नहीं पहनी थी, बस हाथों में कंगन, थोड़े बड़े साइज के इयरिंग, गालों पर गले में हार, माथे पर मांग टीका और उसके साथ थोड़ी लाइट मेकअप। उसमें ही वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अनुराग तो बस उसे देखता रह गया। अनुराग सपना को देख ही रहा था कि कोई उसके हाथों को खींचने लगता है। अनुराग जब देखता है तो वह अनु थी। अनुराग जल्दी से अनु को गोद में उठा लेता है। अनु कहती है, अंकल मैं कैसी लग रही हूँ। अनुराग अनु को की गालों पर किस करते हुए कहता है, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह। अनु बहुत खुश हो जाती है और नीचे उतरकर अनुराग को खींचते हुए सपना के पास ले जाती है। सपना इस वक्त काव्या के साथ बात कर रही थी, लेकिन काव्या जैसे ही अनुराग को देखती है वहां से चली जाती है। अनुराग को सपना देखती है तो एक पल के लिए उसी में खो जाती है। तभी अनु सपना का हाथ पकड़कर खींचती है तो सपना होश में आती है। दोनों में से कोई कुछ बोलता है, उससे पहले ही कपल को स्टेज पर बुलाया जाता है। सपना एक नज़र अनुराग को देखती है और वहां से स्टेज की तरफ बढ़ जाती है। स्टेज पर अर्जुन और सौरभ खड़े हुए थे। सपना और रुखसार भी स्टेज पर चले जाते हैं। अनुराग अनु के साथ चेयर पर बैठ जाता है। अनुराग एकटक बस सपना को देख रहा था। तभी अनु अनुराग का हाथ खींचते हुए आवाज़ देती है तो अनुराग का ध्यान अनु पर चला जाता है। अनु क्यूरस होकर पूछती है, अंकल क्या आपको मेरी मम्मा पसंद नहीं है। अनुराग अनु का सवाल सुन दंग रह जाता है, फिर भी वह नॉर्मल कहता है, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। अनु मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, मुझे आपको पापा बनाना है, लेकिन मम्मा ने कहा कि आप उन्हें पसंद नहीं करते, इसीलिए आप मेरे पापा भी नहीं बनना चाहते। यह सुनते ही अनुराग की नज़र सीधा सपना पर चली जाती है। उसके मन में अब ये सवाल उमड़ने सा लगता है कि कहीं सपना उसे पसंद तो नहीं करती। फिर वह इस बात को नकारते हुए ये समझ आता है कि हो सकता है अनु की जिद करने पर सपना ने उसे झूठ बोल दिया हो, बहाना बना दिया हो। अनुराग ये सब सोच ही रहा था कि तालियों की शोर पूरी हॉल में गूंज जाती है। अनुराग देखता है तो अर्जुन और सौरभ ने अब सपना और रुखसार को अंगूठी पहना दी थी। वहीं काव्या
एकटक स्टेज की ओर देखने लगती है। काव्या की शादी तो इतनी जल्दबाजी में हुई थी कि उसे शादी के पल जीने का मौका ही नहीं मिला। ना एंगेजमेंट हुई और ना हल्दी, ना मेहंदी और ना ही संगीत। बस हुआ था तो वह था डायरेक्ट शादी। इन पलों को काव्या भी बहुत मन से जीना चाहती थी, लेकिन उसे तो जैसे ये सब छिन चुका था। जहाँ काव्या एकटक स्टेज की ओर देख रही थी, वहीं आदित्य बस काव्या के चेहरे को देख रहा था। हॉल पर एक और बार जोर से तालियों की आवाज़ सुनाई देती है। इसी शोर के साथ सपना और रुखसार ने अर्जुन और सौरभ की अंगूठी पहना दी थी। एंगेजमेंट होते ही अर्जुन किसी को कॉल पर बात करते हुए वहां से चला जाता है। अब पूरे हॉल में धीमी लाइट जलती है और एक सॉन्ग प्ले होता है। गाना बजते ही सभी कपल डांस करने के लिए चले जाते हैं। तसंज रूहानी को लेकर चला जाता है, ध्रुव श्रेष्ठा को, सौरभ रुखसार को, और काव्या की नजर आदित्य की तरफ चली जाती है, जो अब फोन पर बातें करने में व्यस्त था। काव्या मायूस सा मुंह बनाकर चुपचाप खड़ी थी। वहीं सपना सोफे पर बैठी अर्जुन को देख रही थी, लेकिन अर्जुन तो एंगेजमेंट के बाद बिल्कुल गायब ही हो गया था। अनुराग को देखकर कहती है, देखिए मम्मा वहाँ अकेली बेटी कितनी बोर हो लग रही है। अंकल आप चाहिए मम्मा के साथ डांस कीजिए। अनुराग कुछ बोलता उससे पहले ही विशाखा आकर कहती है, अनुराग पता नहीं अर्जुन कहाँ चले गए, जाइए आप सपना को डांस के लिए पूछिए, वो बच्ची अकेले में बोर हो रही है। अनुराग एक नज़र सपना को देखता है, फिर उठकर सपना के पास जाकर अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, आई थिंक तुम बोर हो रही हो, सो एक डांस। सपना कुछ देर तक अनुराग के हाथ को देखती है, फिर अपना हाथ उसके हाथ में दे देती है। अनुराग सपना को डांस फ्लोर पर लेकर जाता है। वहीं काव्या का मायूस चेहरा देखकर रोहन आगे बढ़कर अपना हाथ आगे करता है और काव्या फिर एक नज़र आदित्य को देखती है, और जो अब भी व्यस्त था। काव्या बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है। वह चिढ़ते हुए मन ही मन कहती है, ये कभी नहीं सुधर सकते, बोरिंग के बोरिंग ही रहेंगे। इधर काव्या को खोया देख रोहन कहता है, भाभी चलिए म्यूजिक स्टार्ट होने वाला है। काव्या अपना हाथ रोहन को दे दी है। दोनों डांस फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। काव्या अभी आदित्य को ही देख रही थी। अनुराग सपना की कमर पर हाथ रखता है तो सपना एकदम से सिर उठती है। अनुराग अपने हाथ दूसरे हाथ से सपना का हाथ पकड़ लेता है। वहीं रोहन काव्या के हाथ को पकड़ता है और फिर अपना एक हाथ काव्या की कमर पर रखने वाला होता है कि कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। रोहन सामने देखता है तो ये आदित्य था, जिसका फेस इस वक्त थोड़ा डार्क था। रोहन जल्दी से काव्या के हाथ को छोड़ देता है। आदित्य को देखते ही काव्या खुश हो जाती है। वहीं आदित्य रोहन को घूर कर रहा था, वह झट से रोहन का हाथ छोड़ देता है। रोहन एक नजर आदित्य और काव्या को देखता है और मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट कोई नहीं देखता। रोहन जानबूझकर काव्या की कमर पर हाथ रख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि देखकर आदित्य आगे जरूर आएगा, और हुआ भी ऐसा ही। आदित्य काव्या की कमर पर हाथ रखता है और फिर एक हाथ से उसके हाथ को पकड़ लेता है, और तभी म्यूजिक स्टार्ट होता है। जन्म जन्म साथ चलना यूं कसम तुम्हें कसम आके मिलना यही, एक जा है भले दो बदन हो जुदा, मेरा होके हमेशा ही रहना, कभी ना होना अलविदा। मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, तेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरे होके हमेशा ही रहना, कभी ना होना अलविदा। अनुराग और सपना डांस करते हुए बस एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। सपना को इतने करीब देखकर अनुराग तो सब कुछ भूल चुका था। वहीं अनु दोनों को साथ में देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। वह तालियां बजाकर खुशी को जाहिर कर रही थी। काव्या तो बस आदित्य की आंखों में ही देख रही थी। आदित्य की नजरें बस काव्या पर टिकी हुई थी। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में पूरी तरह से गुम थे। एंगेजमेंट पर आए लोग तो आदित्य को ऐसे देख बहुत ज्यादा शॉक्ड थे। आज तक आदित्य को कभी पार्टी में अटेंड नहीं किया, और पर आज वह पार्टी अटेंड के साथ साथ डांस भी कर रहा था। अनुराग सपना को एक हाथ में घुमाने लगता है, फिर झटके से अपनी ओर करते हुए फिर एक बार कमर पकड़ लेता है। झटके की वजह से सपना सीधे अनुराग के सीने से लग जाती है। उसकी धड़कन जोर से शोर करने लगती है। आखिर में म्यूजिक खत्म होते ही सब रुक जाते हैं। अनुराग ने अब भी सपना का हाथ और कमर पकड़ा हुआ था। तभी अनु उछलते हुए आकर कहती है, मम्मा आप बहुत अच्छा डांस कर रही थी। अनु के आते ही दोनों अपनी नजरें हटाकर इधर उधर देखते हुए दूर हो जाते हैं। वहीं काव्या और आदित्य भी अब तक एक दूसरे को पकड़े हुए थे। तभी सौरभ आकर कहता है, आदि म्यूजिक बंद हो चुका है। सौरभ की बात सुनते ही काव्या हड़बड़ाते हुए अलग होती है कि उसका मंगलसूत्र आदि के बटन में करीब चला जाता है। आदित्य मंगलसूत्र को खोलते हुए कहता है, मुझसे दूर जाने की इजाजत नहीं है तुम्हें, तो कोशिश करना भी मत। सौरभ मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ भाभी दूर मत जाइए कभी भी, वरना ये आदि फिर से बोरिंग इंसान बन जाएगा। आप हैं इसीलिए आदि यहाँ पार्टी में है, वरना वहीं अपना लैपटॉप पकड़कर बोरिंग सा काम करता रहता होता। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, इन्होंने अगर मुझे दूर करने की कोशिश की भी होती तो मैं इनकी जिंदगी से कभी नहीं जाऊंगी। काव्या की बात सुनते ही आदित्य काव्या को देखने लगता है। वहीं सौरभ अब वहां से हट जाता है। आदित्य काव्या का मंगलसूत्र निकाल देता है तो दोनों अब अलग हो जाते हैं। रुखसार काफी ज्यादा थक चुकी थी, इसीलिए वह अपने कमरे की तरफ जाने लगती है कि तभी वह सुमन से टकरा जाती है। सुमन चिल्लाते हुए कहती है, अंधी हो क्या, दिखाई नहीं देता। रुखसार सॉरी बोलती है तो सुमन रुखसार को ध्यान से देखते हुए कहती है, वेट, तुम तो वही हो ना जो मेरे भाई से शादी करने वाली हो। रुखसार सुमन को नहीं मिली थी, इसीलिए उसे पता ही नहीं था कि वो सौरभ की बहन है। सुमन रुखसार को ऊपर से नीचे तक देखकर तंज तंज कसते हुए कहती है, कहाँ तुम और कहाँ मेरा भाई। जहाँ मेरे भाई ने आज तक एक लड़की को नहीं छुआ और तुम किसी और के बच्चे लेकर मेरे भाई को फंसा कर शादी कर रही हो। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना, किसी और का बच्चा लेकर घूमने जा रही हो। सुमन की बात सुनकर रुखसार को बहुत ज्यादा दुख होता है। वह सुमन से नजरें झुका लेती है। सुमन फिर एक बार कहती है, मुझे तो लगता है इसीलिए तुम्हारे पहले पति ने तुम्हें छोड़ दिया, या फिर हो सकता है कि तुम्हारा उससे मन भर गया हो, इसीलिए बहाना बनाकर दो चार आंसू दिखाकर उसे अलग हो गई और मेरे भाई को फंसा लिया। आई कांट बिलीव दैट।
तुम जैसी लड़कियां आज भी हैं, जो एक से मन भर जाए तो दूसरा, दूसरे से मन भर जाए तो तीसरा, और तीसरे से मन भर जाए तो छी 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 कहते हुए सुमन नफरत से रुखसार को देखने लगती है। वहीं यह सब सुनकर रुखसार की आंखों में लगातार आंसू बहने लगते हैं। सुमन रुखसार की अंगुली दिखाते हुए कहती है, यू ब्लडी चीप लड़की, मेरे भाई से दूर रहो, तुम मेरे भाई के लायक नहीं हो। रुखसार जल्दी से तोड़कर अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और वहीं बैठकर रोने लगती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, प्यारे प्यारे कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।